सन 2014 में लड़कों का एक ग्रुप नाइजीरिया के जंगलों में गया और उन्हें वहां उस जंगल में एक लावारिस गोदाम जैसा कुछ दिखाई दिया। यकीन मानिए, आज की कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरा देने वाली कहानियों में से एक है, क्योंकि इस गोदाम के अंदर उन लड़कों को जो मिला वो सच में अब आपकी भी जिंदगी बदलने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपसेट कर देने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स भरे हुए हैं मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकता, इसीलिए आप अपने विवेक से काम लें। नाइजीरिया में भी इंडिया की तरह मोटरसाइकिल टैक्सीज चलती हैं और इन मोटरसाइकिल्स को जो चलाते हैं उन्हें ओकाडाज के नाम से जाना जाता है। इबिडान, जो कि नाइजीरिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ओकाडाज पाए जाते हैं। इस शहर में तकरीबन 35 लाख लोग रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर जो नौजवान लड़के हैं वो ओकाडाज का ही काम करते हैं। लेकिन सन 2014 की शुरुआत में 2 ओकाडाज एकदम से इस ग्रुप में से गायब हो गए। इनका पूरा यूनियन होता है जो सुबह से रात तक लेकर 24 घंटे तक काम करता रहता है, मतलब कि शिफ्ट वाइज। अब इस टाइम पे ये बंदा काम करेगा, ये बंदा काम करेगा, इसलिए उस यूनियन में से 2 ओकाडाज एकदम से गायब हो गए। अब ओकाडाज गायब हुए हैं तो ऑब्वियसली पूरे यूनियन में बात फैलेगी, पूरी बात फैली, पूरे शहर में बात फैली और सीधा वो लोग पुलिस में गए। लेकिन यहाँ पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब पुलिस तो कुछ कर नहीं रही तो क्यों ना हम अपने पैमाने पर ही इसकी जांच करें। इसलिए उन्होंने अपने पैमाने पर जांच करने के लिए वो जैसे ही सुबह से शाम तक बाइकें वगैरह चलाते थे, जैसे कि किसी सवारी को बैठाकर कहीं छोड़ कर आए हैं, तो वो जहां पर भी छोड़ते थे उस जगह पर पूरी तरह तलाशी लेते थे कि कहीं वो जो 2 ओकाडाज गायब हुए हैं वो उन्हें कहीं से मिल जाएं। लेकिन तब आया 22 मार्च 2014 का दिन, जब इबिडान शहर के इसी ओकाडाज के एक ग्रुप से एक और नौजवान लड़का गायब हो गया। अब की बार गायब होने वाले लड़के का नाम लानरे था। पर यहाँ अजीब बात यह थी कि जहां पहले वाले 2 ओकाडाज अपने घर से गायब हुए थे, लेकिन ये वाला ओकाडा यानी कि लानरे दिन दहाड़े अपने काम से गायब हो गया। अंतिम बार बाकी के ओकाडाज वाले यूनियन ने उसे शहर से बाहर की तरफ जाते हुए देखा था। उसके पीछे 2 सवारियां बैठी हुई थी और आमतौर पर तो ये ओकाडाज बहुत छोटी राइड ही लेते हैं, सिर्फ शहर में चलने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों लानरे ने वो लंबी राइड ले ली, शहर से बाहर जाने के लिए भी। और उसी राइड पर अंतिम बार लानरे को देखा गया था। कई घंटे बीत जाने के बाद भी लानरे का इंतजार करते करते उन्होंने सोचा कि अब फोन करके देखते हैं, और लानरे को फोन किया गया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ये ओकाडाज जो होते हैं चाहे किसी का भी फोन आए वो हमेशा उठाते हैं। क्या पता किसी सवारी का हो या फिर किसी के काम से सवारी का फोन आया हो और उन्हें वहां उसे पिकअप वगैरह करने जाना हो, लेकिन यहाँ लानरे ने वो फोन नहीं उठाया। लेकिन कुछ ही देर बाद इंतजार करते करते लानरे के दूसरे फोन से इसी ओकाडा के ग्रुप के एक लड़के के पास कॉल आई। जी हाँ, यहाँ कॉल आती है लानरे की अपने दूसरे फोन से, और जैसे ही उस लड़के ने वो लानरे की कॉल उठाई तो उसने कान पे लगाया, लेकिन यहाँ कान पर लगाते ही आवाज़ें कुछ ऐसी थी कि उसने तुरंत उसको स्पीकर पर डाल दिया ताकि बाकी के लोग भी जो आसपास खड़े हैं वो लानरे के पीछे से आने वाली आवाज़ों को सुन सकें। जी हाँ, यहाँ पर लानरे की पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मदद मांग रहा था। उसने कहा कि वो और उसके साथ 8 लोग और हैं जिन्हें वो जानता तक नहीं है, और इन सभी को किडनैप करके रखा गया है। किडनैपर्स उसे एक अंडरग्राउंड जेल में लाकर यहाँ बंद करके चले गए हैं, और यहाँ से ऊपर से कुछ लोगों के आने जाने की आवाज़ें आ रही हैं। और लानरे ने यह भी बताया कि जब किडनैपर्स उसे यहाँ लेकर आए थे तो उसकी सारी कुछ चीज़ें छीन ली गई थी, पर वो किडनैपर्स ये भूल गए कि इन ओकाडाज के पास 2 फ़ोन होते हैं, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल वाला तो उससे खोस कर ले गए, लेकिन ये जो पर्सनल फोन था ये उसी के पास रह गया। इस कॉल पर पीछे से बाकी के लोग जो किडनैप किए गए थे उनके भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने से ऊपर गुजरने वाले लोगों की अटेंशन लेना चाह रहे थे। और यहाँ पर लानरे तो चिल्ला ही रहा था, और जैसे ही वो चिल्लाता चिल्लाता उनको बातें बता रहा था तो बाकी के ओकाडाज ने कहा कि तुम पहले शांत रहो, बिल्कुल शांत हो जाओ और हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। किसी तरह लानरे ने खुद को शांत किया और उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन बताने लगा। उसके द्वारा बताई गई डायरेक्शंस के मुताबिक उसे सीधा सोका फॉरेस्ट में लेकर जाया गया था। जी हाँ, सोका फॉरेस्ट इबिडान शहर का एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ जंगल है। ये इतना घना है कि इसके अंदर कोई मोटरसाइकिल तक जा नहीं सकती। बाकी ओकाडाज ने पूछा कि सोका फॉरेस्ट में कहाँ हो, तो उसने कहा कि तुम बस शांति से यहाँ सोका फॉरेस्ट में घुस जाओ, हम बाकी तुम्हें यहाँ चिल्लाते हुए मिल जाएंगे। ये बात सुनते ही वहां खड़े सभी ओकाडाज ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और तुरंत वो सोका फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे। वहां चलते चलते उन्होंने रास्ते पर लानरे से कहा कि तुम मेरे साथ कॉल पर ही रहना ताकि हम तुम्हें जल्दी ढूंढ पाएं, लेकिन ये बात बोलते ही लानरे की तरफ से कॉल कट हो गई और जब उसको वापस कॉल किया गया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया।
ये 40 बाइकें और इन पर सवार 40 लोग सोका फॉरेस्ट के अंदर घुसते ही सीधा उन 2 जली हुई कारों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में लानरे ने कॉल पर जिक्र किया था। और जल्दी ही उन्हें वहां पर वो 2 जली हुई कारें दिखाई भी दे जाती हैं। उन्होंने तुरंत अपनी 40 की 40 बाइकें इन्हीं गाड़ियों के बराबर में लगाई और उसके बराबर में ही एक कच्चा रास्ता था जिसके ऊपर इंसानी पैरों के निशान भी थे। और तुरंत उन्होंने समझा कि इसी रास्ते से अब उन्हें आगे जाना चाहिए। सभी ने एक लाइन बनाई और बहुत शांति से उस रास्ते पर वो आगे पैदल चलने लगे। ये लोग बहुत शांति से चल रहे थे ताकि वो लानरे और बाकी के 8 लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुन सकें। और तभी ये थोड़ी ही दूर आगे बढ़े ही थे कि सबसे आगे जो व्यक्ति चल रहा था उसे कुछ वहां सुनाई दिया और उसने पीछे चल रहे अपने सभी आदमियों को रोक दिया और कहा कि शांति से सुनो। और तभी उनके सामने यानी कि तकरीबन 50 फीट आगे एक आदमी पता नहीं किस पेड़ पर बैठा था और एकदम से आकर उनके आगे वो कूद गया। उसके हाथ में गन थी और सीधा उसने उन 40 ओकाडास पर वो गन तान दी और सिर्फ 5 सेकंड का वेट किया। ओकाडास को लग रहा था कि ये बंदूक नहीं चलाएगा, लेकिन उसने सिर्फ 5 सेकंड का वेट किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलते ही वो वापस वहां से भाग खड़े हुए और वापस उस कार वाली जगह पर पहुंचकर अपनी बाइकें स्टार्ट करके अपने शहर वापस आ गए। लेकिन यहां पहुंचते ही उन्होंने सोचा कि वो लानरे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर यहाँ पर उनके मन में ये भी आया कि क्यों ना वो पुलिस का सहारा ले ले। पर उन्हें फिर याद आया कि जैसे उन्होंने 2 जो ओकाडास गायब हुए थे उस केस में मदद की थी, वो यहाँ भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही और साथियों को यहाँ बुला लें। और फिर तकरीबन 60 ओकाडास दूसरे चौराहे से वहाँ बुलाए गए और अब की बारी है 100 ओकाडास, 100 से भी कुछ ज़्यादा ही थे, मैं 100 ही कहूँगा। तो तकरीबन 100 ओकाडास उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए अब रेडी थे। लेकिन अब की बारी 100 के 100 बंदे खाली हाथ नहीं थे। ये भी पूरी तरह से हथियारबंद थे, बंदूक, चाकू और बिंडे तक ही अपने साथ ले रहे थे। और अब की बारी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो बिल्कुल शांति से उस तरफ नहीं जाएंगे बल्कि चिल्लाते हुए जाएंगे ताकि सामने वाले को संभलने का मौका मिल जाए और वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाए, वरना अगर सामने आया तो वो मारा जाएगा। वो लोग बिल्कुल ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो आदमी पेड़ से कूदा था। और अब की बार इन लोगों का शोर सुनकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ और वो जैसे ही उस पेड़ से आगे निकले जहां से वो पहले उसे छोड़कर गए थे, वो जैसे ही वहां से आगे निकले उन्हें वहां पर एक बीच में नदी मिली। नदी तो क्या थी, बस नाला ही टाइप था वो, लेकिन वो मिला और उसके ऊपर एक कच्चा लकड़ियों का पुल भी बनाया गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई बार बार इस नदी को पार करता है। और बिल्कुल ठीक इस नदी के उस पार उनको 2 बिल्डिंग्स दिखाई दी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली नदी के बिल्कुल साथ में बनी हुई थी, जबकि बड़े वाली उससे थोड़ी सी दूर थी और वो सच में बहुत बड़ी थी। इमेजेस में आप उसे देख भी सकते हैं। बड़े वाली बिल्डिंग के चारों ओर कंटीली तारों से फेंसिंग वगैरह भी की गई थी। और तभी इन 100 काडास में से एक को लानरे की मोटरसाइकिल इसी नाले में पड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखते ही वो समझ गए कि लानरे को जरूर इन्हीं 2 बिल्डिंग्स में से एक में रखा गया है। जिसके बाद ओकाडास की छोटी सी टुकड़ी छोटी वाली बिल्डिंग की तरफ गई उसकी जांच करने के लिए। पर जैसे ही उन लोगों ने उस छोटी वाली बिल्डिंग का दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। जी हाँ, कोई भी नहीं था। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर हजारों या फिर मैं कहूँ सैकड़ों हजारों लोगों का निजी सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि कपड़े, जूते, अंडरगारमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ निजी सामान वहाँ पड़ा हुआ था। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि ये इन लोगों का निजी सामानों का करते क्या हैं। आगे आपको पता चलेगा कि उन निजी सामानों का आखिर किया क्या जाता था। खैर, अब बारी थी दूसरी बिल्डिंग की तलाशी लेने की और उस बिल्डिंग में जाने से पहले भी इन लोगों ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि अंदर वाला बंदा अपने आप ही अपने हथियार डालकर सामने आ जाए। और अब इन्हें लग रहा था कि जरूर इस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद तो पक्का लड़ाई होगी। लेकिन यहां भी कुछ और ही होने वाला था। सबसे पहले इन ओकाडास ने उस कंटीली तारों को काटा और उसके बाद इनके आसपास खिड़कियों को ढूंढने लगे। उनको खिड़कियां तो मिली, लेकिन वो खिड़कियां बहुत ऊंचाई पर थी। आप इमेजेस में देख भी सकते हैं कि इस बिल्डिंग में खिड़कियां जो बनी हुई हैं वो बहुत ऊंचाई पर बनी हुई हैं। वो इस बिल्डिंग के घूमते घूमते पीछे की तरफ गए जहां उन्हें इस बिल्डिंग का एंट्रेंस दिखाई दिया। एंट्रेंस में गेट के नाम पर सिर्फ एक लोहे की शीट लगाई हुई थी और जैसे ही इन लोगों ने इस लोहे की शीट को हटाकर अंदर कदम रखा तो अंदर का नज़ारा देखते ही इन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। जी हाँ, वहां का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस बिल्डिंग के अंदर क्या था ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिल्डिंग तक पहुंचने का एक और रास्ता था जो कि सोका फॉरेस्ट के पीछे से यहाँ आ रहा था। जी हाँ, ये रास्ता बेशक उबड़ खाबड़ था, लेकिन ऐसा था कि एक बड़ी ट्रक या फिर कोई बड़ी गाड़ी आराम से इस रास्ते पर आया जा सकती थी। जब लोकल लोगों से उन्होंने पूछा कि बड़ा रास्ता यहाँ कब से है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा रास्ता यहाँ पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से है और कभी भी इस रास्ते को कोई इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ एक गाड़ी की बजाय। जी हाँ, यहाँ हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़कर एक
काले रंग की जीप यहाँ आती है, उसके काले रंग के शीशे होते हैं, वो यहाँ आती है और सीधा इस वेयर हाउस पर रुकती है। तकरीबन 8 बजे वो यहाँ पहुँचती है और तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ रुक कर 9:30 बजे वो यहाँ से चली जाती है। किसी को नहीं पता कि वो जीप कौन चलाता था, सिर्फ एक आदमी है यही पता था। लेकिन जिस 1.5 घंटे में वो यहाँ रुकता है, उस 1.5 घंटे में इस बिल्डिंग से बहुत गंदी चीख चिल्लाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन पुलिस ने इस मैटर को गोलमोल कर दिया और कहा कि ये सब कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। जिसके बाद इन लोगों को लगा कि ये तो सब नॉर्मल है। पुलिस ने जब बोल दिया तो ये सब इनकी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। पूरे 10 साल बीत गए थे। अगर पुलिस इन लोगों की एक बार बात मानकर उस बिल्डिंग पर छापा मार देती तो पुलिस को पता चलता कि इस बिल्डिंग में बहुत ही गैर कानूनी चीज़, जी हाँ, एक ऐसी गैर कानूनी चीज़ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस गैर कानूनी चीज़ को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। और जो आदमी डेली यहाँ पर 8 बजे रात को आता है, वो आदमी डेली इस गैर कानूनी प्रोडक्ट को अपने जीप में लोड करके बाजार में, मार्केट में सेल करने के लिए लेकर जाता है। खैर, जैसे ही वो ओकाडाज इस बिल्डिंग में घुसे तो वहां पर गार्ड्स पहले मौजूद थे, लेकिन इन भीड़ को आते हुए देख वो गार्ड वहां से भाग चुके थे। और जैसे ही वो अंदर घुसे तो उन्हें यहाँ सबसे पहले बीच में, यानी कि चारों तरफ बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में फर्श पर एक स्लैब बनी हुई दिखाई दी। ये स्लैब 4x4 की थी, लेकिन इसके कोने पर एक प्लेट या फिर बाउल जैसा कुछ बना हुआ था। ये पूरी सीमेंट से बनी हुई थी और देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे इस स्लैब पर अगर हम पानी डालें तो वो पानी सीधा फिसलता हुआ जाकर ढलान में, यानी कि उस बाउल में, यानी कि उस प्लेट में जाकर रुक जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस स्लैब के चारों ओर, जी हाँ, चारों ओर इतनी हड्डियां पड़ी हुई थी कि जो 100 ओकाडाज उसके अंदर घुसे थे उनके पैर भी हड्डियों पर ही रखे हुए थे और इन सभी हड्डियों पर मांस भी चढ़ा हुआ था। इन सब से हटकर इस बिल्डिंग के जो अंदरूनी दीवारें थी चारों ओर की, उस दीवारों पर जिंदा इंसानों को बांध कर रखा गया था। जी हाँ, ये इंसान गंदी तरह से भूखमरी का शिकार हो चुके थे। ये सिर्फ जिंदा थे लेकिन मरे हुए के समान ही थे। और जिस गैर कानूनी प्रोडक्ट की मैं आपको बात कर रहा था वो प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि ये इंसान ही थे। और अगर सही शब्दों में कहूँ तो इन इंसानों के बॉडी पार्ट्स। असल में नाइजीरिया में ये माना जाता है कि अगर तुमको सक्सेस होना है, काबिल होना है, तो तुम्हें इंसानों के अंगों की बलि देनी होगी। और इस डिमांड को पूरा करते हैं वहाँ पर रहने वाले हर्बलिस्ट लोग। जो हर्बलिस्ट लोग हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और यही हर्बलिस्ट लोग आम इंसानों को पकड़ पकड़ कर अपनी इस डेथ फैक्ट्री में लेकर आते हैं और जो भी मार्केट में दाम इनका सही देता है वो हर्बलिस्ट लोग यहाँ पर आकर उस इंसान के उस बॉडी पार्ट को काट कर आम जनता में पैसों के बदले बेच देते हैं। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हर्बलिस्ट लोगों ने अपनी इस डेथ फैक्ट्री को यहाँ बनाया हुआ था। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे पर वो जो आदमी जो यहाँ डेली रात को 8 बजे आता था वो कोई और नहीं बल्कि एक हर्बलिस्ट ही था। और वही आदमी पूरे दिन मार्केट में रहकर अपने ऑर्डर इकट्ठा करता, अपनी लिस्ट बनाता और फिर रात को यहाँ पर 8 बजे आकर बनाई गई लिस्ट के अनुसार बॉडी पार्ट्स को काटना शुरू करता। और इसमें इस्तेमाल किए जाते थे किडनैप किए हुए लोग। जी हाँ, सोचकर देखिए, उन किडनैप किए गए लोगों को यहाँ पर इस स्लैब के ऊपर रखकर बीच में से काटा जाता था। सबसे पहले इस डेथ फैक्ट्री में डिसाइड किया जाता था कि आज किस व्यक्ति को काटा जाए। खैर, जब ये डिसाइड हो जाता था तो तुरंत उसे पकड़कर यहाँ स्लैब पर बीच में से रख के काट दिया जाता था, उसका गला काट दिया जाता था। उसके मरने के बाद तुरंत उसके बॉडी पार्ट को निकाल कर पैक करके तुरंत वहाँ से सप्लाई मार्केट में कर दिया जाता था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ अगर किसी व्यक्ति का सिर्फ पैर का ऑर्डर हो तो वो अपने द्वारा किडनैप किए गए व्यक्ति का सिर्फ पैर काट कर उसे वापस उसी चैन से बांध देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उसका खून निकल रहा है, उसने कुछ खाया पिया है या नहीं। नहीं, सिर्फ पैर काटा और वापस उसे बांध दिया जैसे कि वो कोई निर्जीव चीज़ हो। खैर, जब इस बिल्डिंग की पूरी तलाशी ली गई तो उन्हें यहाँ एक कमरे में जिंदा मगरमच्छ भी चैन से बंधा हुआ मिला। जी हाँ, ये वेस्ट प्रोडक्ट को पचाने के लिए था। अगर कोई व्यक्ति काटा गया है और उसके बॉडी पार्ट्स भी निकाल लिए गए हैं और अब बाकी का जो बचा हुआ फालतू का सामान है उस सामान को उठाकर इस मगरमच्छ के आगे डाल दिया जाता था। खैर, तुरंत इन ओकाडाज ने इन बंधे हुए लोगों को खोला। उस समय वहां पर कुल 23 लोग बंधे हुए थे। इन 23 लोगों को बांधकर खोलते ही बैठाया और इनसे पूछने की कोशिश की कि लांड्रे कहाँ पर है, लेकिन ये लोग कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे क्योंकि इनकी हालत भी बिल्कुल अधमरे जैसी हो चुकी थी। खैर, जब इनसे कुछ पता नहीं चल पाया तो इन ओकाडाज ने इसी बिल्डिंग में पड़ी हुई हड्डियों के साथ साथ उसकी कुछ बॉडी पार्ट्स भी ढूंढने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं उनको सबूत मिल जाए कि लांड्रे है कहाँ पर। उसके कपड़ों की भी तलाशी ली गई लेकिन वहाँ लांड्रे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला।
तुरंत इन लोगों ने चारों तरफ फैलकर लांड्रे को ढूंढना शुरू किया और साथ ही उस अंडरग्राउंड प्रिजन को ढूंढना शुरू किया जिसके बारे में लांड्रे कॉल पर जिक्र कर रहा था, क्योंकि अभी तक कोई अंडरग्राउंड प्रिजन तो मिला ही नहीं था। जिसके बाद सोचा कि इन्होंने क्यों ना पुलिस को बुलाया जाए, अब तो कम से कम पुलिस उनकी मदद करेगी ही। ये सब देखकर पुलिस यहाँ पर आई, उनको भी ये सब देखकर बहुत झटका लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। 2-3 दिन यहाँ पर तलाशी लेने के बाद उन्होंने सीधा एक जेसीबी बुलवाई और इस गोदाम को ही तुड़वा दिया, यानी कि इस डेथ फैक्ट्री को ही गिरवा डाला। खैर, जब पुलिस यहाँ से हटी तो इन ओकाडाज ने फिर से यहाँ आना शुरू किया और खुद से ही इसकी खुदाई करनी शुरू की। उन्हें लग रहा था कि जरूर इसके नीचे कोई अंडरग्राउंड वगैरह बना होगा, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला और लांड्रे का कोई नाम और निशान मौजूद नहीं था। जिसके बाद इन ओकाडाज ने मान लिया कि जरूर उन 2 ओकाडाज को, जो पहले और अब की बार लांड्रे, इन तीनों को इन हर्बलिस्ट लोगों ने मार काट कर बेच डाला। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि असल में आज तक इस डेथ फैक्ट्री में कितने लोगों का कत्लेआम किया गया था। लेकिन जिस संख्या में यहाँ हड्डियाँ पड़ी थी, कपड़े पड़े थे, मुझे लगता है कि वो संख्या जरूर हजारों में होगी। जिस आदमी की प्रॉपर्टी थी वो इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कभी सामने नहीं आया। बहुत दिनों तक ओकाडाज लोग जो थे वो यहाँ पर जाते रहे और एक शाम उन्हें यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दिया जो बार बार इनके ऊपर नजर रख रहा था। तुरंत उसे पकड़कर उसे पूछताछ की गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में दर्जनों, यकीन मानिए दर्जनों इंसानी जीभ पड़ी हुई थी। जी हाँ, दर्जनों जीव इसके पास मिलते ही ओकाडा समझ गए कि ये व्यक्ति भी जरूर इन्हीं लोगों से ताल्लुकात रखता है और उसे तुरंत वहीं पर गुस्से गुस्से में मार डाला गया। जिसके बाद एक महिला और सामने आई जिसने बताया कि वो आराम से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो पढ़ी लिखी है, नौकरी करने वाली है, वो आराम से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक वैन वहाँ पर आकर रुकी और उसे वहाँ से खींचकर उस वैन में डाला गया और तुरंत इस डेथ फैक्ट्री में लाकर बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने ही है, मतलब कि इन ओकाडाज ने ही उसे छुड़वाया था। सोचकर देखिए इस डेथ फैक्ट्री में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। इसकी कुछ और भी फोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगा दी है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे वहां फॉलो करके वो स्टोरीज़ देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लेट वहां पर पहुंचते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको पर्सनली भी वहां पर मैसेज डाल दूंगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आइज ओपन 24 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।